नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी की इस क्लास में। हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं स्टार्टिंग से अभी तक के, उनको एक सरसरी निगाह से देखते चलेंगे। उसके कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और उतने लेवल पे देखेंगे जितना हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, जितना बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर अमेंडमेंट का वर्ड आप समझते हैं, अगर आप अमेंडमेंट वर्ड बोला जाए आपको, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? अमेंडमेंट मतलब होता है किसी तरह का कोई चेंज करना, ठीक है। किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोसेस में कोई आप चेंज करते हैं एक तरीके से, एक प्रोसेस से, और ऐसे प्रोसेस से जिससे कि उसका जो मूल भावना है, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो डिस्टर्ब ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट जो है हमारे संविधान का भी एक पार्ट है। चूंकि आपको पता होगा कि हमारा संविधान कैसा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक, इट्स नॉट स्टैटिक, ये हमेशा इवॉल्व होता रहता है। तो समय के साथ जो भी लॉज की ज़रूरत पड़ी, हमारे पार्लियामेंट ने हम उसमें संशोधन ला के और उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, जैसा रिक्वायरमेंट ऑफ द डे होता है। तो अगर बात करें कि अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं तो लिखा होगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को बदलने के लिए अपने में प्रोविज़न डाला है। कितनी खूबसूरती है उसकी, आप समझिए। आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 गिव्स द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट दैट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे कि आर्टिकल 368 जो है ये कहीं से बोरोड है क्या, या इसका अपना इवोल्यूशन है? तो आप इसमें समझेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से ये बोरोड है। जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है दैट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट के केस को देखेंगे तो जो सबसे पॉपुलर सुप्रीम कोर्ट का केस है वो कौन सा है? केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस। इस केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ था? केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी। इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा था 1970 के टाइम पे? एक टशन चल रहा था, किसके किसके बीच में? वो जो टशन चल रहा था वो चल रहा था जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। उसमें ये कहा जा रहा था कि जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर के कुछ लॉज को अल्ट्राविरास कर दे रहा था, और फिर क्या है, लेजिस्लेचर उठ के एक ऐसा लॉ अमेंडमेंट कर दे रहा था जो कि जुडिशरी के रीच को ही वहाँ से हटा दे रहा था। तो इसमें एक केशवानंदा भारती के केस का एक अभूतपूर्व रूलिंग आया था, एक लैंडमार्क रूलिंग था ये। इसमें कहा गया था कि आप किसी भी पार्ट के संविधान को अमेंड कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आप करिए, लेकिन दैट शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या सोचता है, इसकी फिलॉसफी क्या है। इसको बनाने वक्त जो डिस्कशंस हुए थे, उस डिस्कशंस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और कुछ एक लिस्ट बनाई जो कि एक सिंगल रूलिंग में नहीं आई थी। वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन हुआ। 2-3 केसेस आए केशवानंदा भारती के बाद भी, उन केसेस में इवोल्यूशन हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। तो बट स्टार्टिंग जो है बेसिक स्ट्रक्चर की जो सीड है वो केशवानंदा भारती केस में ही बोई गई थी। आप इतना समझ सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, जो सिंपल मेजॉरिटी है वो है दूसरी। ये जो मेजॉरिटी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है? ये देखिए आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है ना कि आप अगर कोई चेंजेस लाएंगे, आप चेंजेस कहाँ लाएंगे? पार्लियामेंट में चेंजेस लाएंगे। अगर पार्लियामेंट में चेंजेस लाएंगे तो पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? पार्लियामेंट में एमपीज बैठते हैं। अब हमको पता है, आपको पता है कि कोई भी संविधान जो अगर संशोधित होता है या कोई भी लॉ लाया जाता है तो उस पर वोटिंग होती है, उस पर उनका मत लिया जाता है। तो वो मत किस तरह से डिवीज़न होगा, कितने मत पे किस तरह का लॉ पास होगा, तो उसके लिए जो है ना तरीका बनाया गया है कि इस तरह का अगर लॉ हुआ तो उसके लिए अलग तरीका है। कोई दूसरा लॉ हुआ जो फेडरल प्रोविज़न को ही इन्हांस करेगा या उसको डिक्रीज़ करेगा या कुछ ऐसी बात करेगा, तो उसके लिए अलग तरीका है। तो इसी तरह से जो सिंपल मेजॉरिटी है वही एक तरीकों में से एक तरीका है, उन तरीकों में से एक तरीका है जिसमें बोला गया कि सिंपल ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखेगी। इसमें क्या कहा गया कि अगर 50% से ज़्यादा
50% से ज़्यादा अगर लोग वोट देते हैं किसी लॉ के पक्ष में तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। तो सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से बिल पास होंगे वो भी मेंशन्ड है एक्सप्लिसिटली। अब आते हैं हम स्पेशल मेजॉरिटी में। जो स्पेशल मेजॉरिटी है ये क्या बोलता है? स्पेशल मेजॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल मेजॉरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए, अगर कोई भी पार्टी की शासन आई, सरकार आई, तो वो क्या चाहेंगे? अपने तरीके से चलाना चाहेंगे, अपने तरीके का लॉ बनाना चाहेंगे। लेकिन ये स्पेशल मेजॉरिटी जो है ये लिमिट कर देती है उनको, ये उनको सोचने पे विवश करती है, ये उनको इस तरह से विवश करती है कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करिए, 2/3 मेजॉरिटी प्रूव करिए, जो कि भारत में बहुत ही मुश्किल होती है एक तरह से कहिए। तो जो स्पेशल मेजॉरिटी में कहा गया है कि आपको 2/3 जो है मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एंड 50% ऑफ द स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है कि अगर 100 मेंबर हैं वहां पे तो 100 के 2/3 तो वोट देंगे, 2/3 की तो मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए उसमें। और वो जो 2/3 निकल के अगर x आया तो x की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी वाला पार्ट दे दिया है स्पेशल मेजॉरिटी में। और ये इस तरह का मेजॉरिटी जो है अमेंडमेंट में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तीसरी तरह की मेजॉरिटी भी उन्होंने बताई। तीसरी तरह की मेजॉरिटी बताई उन्होंने स्पेशल प्लस स्टेट कंसेंट। इसका मतलब होता है कि आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी तो होगी लेकिन आपको स्टेट गवर्नमेंट के 50% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की सहमति भी लानी पड़ेगी। और वो जो भावनाएं प्रस्तुत करेंगी, चाहे अपने विधानसभा में रेजोल्यूशन लाके करें या किसी तरह से करें, तो दैट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो स्पेशल और स्टेट कंसेंट का प्रोविजन है इसमें। इसके साथ साथ 2 तरह की मेजॉरिटी और आती है। वो मेजॉरिटी कौन कौन सी है? एक तो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और दूसरी है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, अगर आप चीज़ों को एक बार जान लें बस तो अच्छा रहता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो है कि जितना है टोटल मेंबरशिप उसका 50%। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है कि कुछ मेंबर्स हैं, कुछ अभी रिजाइन कर चुके हैं, वो एब्सेंट हैं, ऐसा करके जो इफेक्टिव है ऑफ द हाउस उसका 50% वो है। तो ये सब था कि हम लोग टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स हमने देखा। अब हम देखेंगे कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, इसके कुछ फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसका बिल किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। आइदर हाउस में ये पेश किया जा सकता है। इसको प्रेजेंट कौन करेंगे? मिनिस्टर करेंगे या प्राइवेट मेंबर करेंगे? इसको मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो। और इसको प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो संविधान अमेंडमेंट हो रहा है उसके लिए हमको किस टाइप की मेजॉरिटी चाहिए? उसमें चाहिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब 2/3 प्लस 50%। अब ये अमेंडमेंट जो आएगा वो हर एक हाउस से सेपरेटली पास कराना पड़ेगा। इसमें जॉइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, आप याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जॉइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बट उनको असेंट देना ही है। ही कैन नॉट रिजेक्ट इट, ही कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन, ही हैज़ टू साइन दैट बिल। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो टाइम टू टाइम हुए हैं और हमारे संविधान को उसने और सुदृढ़ बनाया है और ऑर्गेनिक कल्चर दिया है इसमें। तो जो पहला संवैधानिक अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर पता होगा तो आप रिवाइज करते चलिए। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उसमें प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। इसका मेन प्रोविज़न क्या था? ये ऐड किया था 9th शेड्यूल को। 9th शेड्यूल क्या होता है? वो ऐसा शेड्यूल था जिसको जुडिशियल स्क्रूटनी से
जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर रखा गया था इस शेड्यूल को, ठीक है। तो अब अगर जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर रखना था तो कुछ ऐसी चीज़ें थी उस समय जिसको बाहर रखना था, जैसे उसमें आर्टिकल 31, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। इसको क्या है, 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया, ठीक है। और कुछ चेंजेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से भी किए गए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रोविजंस में भी कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग देंगे स्टेट सर्विस, पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम, और जो स्टेट बना ABCD टाइप जो सिस्टम था स्टेट डिवीज़न का, वो उसको जो एबॉलिश किया गया। उसके बाद जो SRC आया था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो बनी थी 1956 की, SRC जो बनी थी 1956 की, इसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इसमें क्या सबसे मेजर प्रोविजन था कि ABCD टाइप ऑफ जो स्टेट्स थे इनको एबॉलिश कर दिया गया था, इनको एबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि हाई कोर्ट में भी कहा गया था कि कॉमन हाई कोर्ट बनाए जा सकते हैं। ये सब इसके छोटे प्रोविजंस है। मेन है कि SRC 156 को 1956 को लागू करने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। ABCD टाइप ऑफ जो स्टेट हुए थे उसमें जो एग्जिस्ट करते थे उनको एबॉलिश किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेट करता है कौन से आर्टिकल से, अगर आप देखें इसको इनडायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल से, और वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3 से। कैसे, वो हम देखेंगे। नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था, नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था किसको लेके, बेरूबारी को लेके, बेरूबारी यूनियन को लेके। आप जानते होंगे कि बेरूबारी यूनियन केस भी हुआ था, ठीक है ना। तो जो बेरूबारी यूनियन केस हुआ था उसके बाद ही एक लाया गया था जिसमें इन्होंने क्या किया था कि आर्टिकल 3 के अंदर ही बेरूबारी जो था उसको पाकिस्तान को दे दिया था, ठीक है। पाकिस्तान को आर्टिकल 3 के अंदर दे दिया गया था। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी और इन्होंने इसको अल्ट्रा विरास टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया था। इसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। उसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि आप कोई भी टेरिटरी तो दे सकते हैं फॉरेन नेशन को, बट दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द आर्टिकल 3, बट यू हैव टू पास अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर दैट। एंड बेरूबारी यूनियन, जो बेरूबारी जो लैंड, एक एरिया था लैंड, उसको जो दिया गया वो कौन से अमेंडमेंट के अंदर दिया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला जो है वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1967 में आया, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये रिलेट करता है 8th शेड्यूल में अमेंडमेंट को। 8th शेड्यूल में अमेंडमेंट को करता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेट करता है, ये लैंग्वेज वाला है। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 8th शेड्यूल में सिंधी ऐड की गई थी। सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड इन 8th शेड्यूल बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। अब जो आते हैं 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो टसन चल रहा था लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, वहीं पे गोलकनाथ की रूलिंग आई थी। गोलकनाथ केस में एक रूलिंग आई थी, उसके अंदर यह कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास कोई राइट नहीं है, पार्लियामेंट के पास कोई राइट नहीं है टू अब्रीज फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ की केस की रूलिंग आई थी, उसने कहा था कि पार्लियामेंट के पास कोई भी राइट नहीं है टू अब्रीज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं कर सकती, उसको वायलेट नहीं कर सकती। तो लेजिस्लेचर ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव ने क्या किया कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आए। इसने कहा, इसके द्वारा इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कैन टेक एनी फंडामेंटल राइट बाय आर्टिकल 13 एंड 368।
इसके साथ साथ इन्होंने एक और प्रोविज़न दिया, इन्होंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास तो ही हैज़ टू मैंडेटरीली साइन दैट बिल, राइट। अब आते हैं हम 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा फोकस एरिया रहा है बीपीएससी का। इससे रिलेटेड जो इसमें टॉपिक है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स अक्सरतः वो पूछ देते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये रिलेट किससे करता था? ये रिलेट करता है राइट टू प्रॉपर्टी से। ये रिलेट करता है राइट टू प्रॉपर्टी से। इसके अंदर कहा गया कि आर्टिकल 39B को ऐड किया जाएगा, और वो 39B जो ऐड होगा वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 को वायलेट नहीं करेगा। मतलब अगर आर्टिकल 39B को लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते ये बोल के कि वो आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन कर रहा है। ये सब जो है ना, ये टसल का पार्ट था कि हम बड़े तो हम बड़े। तो उसी चीज़ में जो है ना, वो एक रूलिंग आती थी, एक जुडिशियल स्क्रूटनी होती थी, जुडिशियल रिव्यू आता था, उसको अल्ट्रा विरस बता दिया जाता था। तो पार्लियामेंट फिर से उठ के जाग जाती थी कि नहीं भाई, आप नहीं बढ़ सकते, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आते हैं, ठीक है। तो यही हमारी ब्यूटी है हमारे डेमोक्रेसी की, यही हमारी ब्यूटी है हमारे संस्थान की, एक दूसरे को सब बैलेंस करते हैं। अब आते हैं हम 39वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये अमेंडमेंट एक्ट था जो इमरजेंसी लगा था, उसका ये एक कहें तो रूट था। आपको पता होगा 1975 का जो केस हुआ था, एक राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी, राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी केस हुआ था। कहाँ हुआ था? यह हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी केस हुआ था। उस केस की रूलिंग में यह कहा गया था कि कुछ इंदिरा गांधी की जो कैंडिडेसी है, उनका जो कैंडिडेचर है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, जो एमपी बनने का, वो किसी तरह से वो रिजेक्ट कर दिया गया था किसी एक आधार पे। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इतना याद रखेंगे ये जो राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी केस था, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्राई किया जा रहा था, उसकी जो रूलिंग आई थी उसको बाउंस बैक करने के लिए एक लाया गया था 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और स्पीकर का इलेक्शन, इन इलेक्शंस को आप जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते, जुडिशरी में चैलेंज इनको नहीं कर सकते, ठीक है। यह कहा गया था 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और साथ में कुछ एक्ट्स ऐसे भी लाए गए थे जिनको वो ऐड करना चाहते थे, किसमें? 9th शेड्यूल में। क्यों? 9th शेड्यूल जो था उनका सेफ हाउस था कि ये जो भी आर्टिकल्स इसमें जाएंगे, जो भी एक्ट्स इसमें जाएंगे, दे वुड बी अवे फ्रॉम द जुडिशियल स्क्रूटनी, दे वुड बी अवे फ्रॉम द आईज ऑफ द जुडिशियल सैंक्शंस। तो अब इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी में लाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें क्योंकि काफ़ी सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स जो थे, बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक थिंग्स थे संविधान के, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, इन्होंने इसमें छेड़ के कहा कि नहीं, हम तो 6 साल करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से काफ़ी चेंजेस किए गए। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें तो इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? ये एकदम से पूछता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद इसमें ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको ऐड किया गया पार्ट 4A में। और ये किसकी रिकमेंडेशन से आया था? ये आया था स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अब हम देखेंगे कि इसमें एक सबसे बड़ा रिकमेंडेशन जो था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो प्रेसिडेंट को असिस्ट करेंगे, और इनका जो एडवाइस होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ऐसा बोला था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने। आपको पूछेगा कि ट्राइब्यूनल जो है वो
कौन से संविधान ने एक्ट ने लाया, क्या ट्राइब्यूनल पहले से मेंशन था? आपको पता होना चाहिए कि ट्राइब्यूनल वाज नॉट मेंशन्ड इन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन बट दिस वाज ब्रॉट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल्स जो आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इस तरह के जो भी ट्राइब्यूनल्स हैं उनको उनका प्रोविज़न लाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को ही जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, कोई भी हम अमेंडमेंट करेंगे, आप मत देखिए, नज़र मत डालिए आप इधर, हम जो कर रहे हैं सही है। ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश की। उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 साल से 6 साल कर दिया। इस तरह के कई सारे चेंजेस किए इन्होंने, तो इसके लिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अब इमरजेंसी तो हर टाइम लगा नहीं, इसके बाद इमरजेंसी ख़त्म कर दिया गया। जैसे इमरजेंसी ख़त्म हुआ तो जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि अच्छा आपने ये सब किया है क्या, हटाइए सबको, अब एक तरफ से हटाइए सबको। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया। इस संशोधन में उन्होंने सबसे पहला काम किया कि भाई जो 5 साल है लोकसभा का कार्यकाल उसको रिस्टोर करो, ठीक है। जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी उस तरीके को हटाया। उन्होंने कहा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो शब्द है उसको आप आर्म्ड रिबिलियन से रिप्लेस करिए, आर्म्ड रिबिलियन से एक्सप्रेस करिए। उन्होंने एक सबसे बड़ा प्रोविजन डाला कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेंगे इमरजेंसी लगाने का, बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नहीं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि एक सिंगल आदमी जो है एक बड़ा फैसला ले रहा है, बट अगर जहाँ पे चुनी हुई सरकार है, जहाँ पे लोगों के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, वहाँ एक सिंगल आदमी का डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, तभी प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगाएंगे। इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि ये सोशलिस्ट टेंडेंसी के लोग थे। ये नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी जो है एक जगह पे केंद्रित रहे, बल्कि वो बिखर जाए। वो बिखरना गलत वर्ड होगा, वो जो है बराबर से लोगों में बटे, सब लोगों में उसकी बात हो। तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया। आपको अगर पूछेगा कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, ठीक है। उन्होंने एक और बात कही जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है इसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं कर सकते। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 21 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। इतना जो था वो इंपॉर्टेंट था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। लेकिन इनके द्वारा काफ़ी ऐसे प्रोविजंस भी किए गए जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस को उलटते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, एक कल्चर आ गया था उसमें, कहीं ना कहीं अभी भी ये कल्चर निहित हो गया है हर जगह कि क्या होता है, जीत के कोई और आते हैं, सरकार की नहीं और की बनती है। तो जो आया राम गया राम का कल्चर था, आया राम गया राम का कल्चर, इस कल्चर को हटाने के लिए एक लॉ लाया गया जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और उसके लिए ऐड किया गया 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल कब ऐड किया गया? 10th शेड्यूल वाज एडेड इन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया? 9th शेड्यूल वाज एडेड इन 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यही इस पे इंपॉर्टेंट है। 69 क्यों इंपॉर्टेंट है? 69 इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए इसको देखते हैं क्योंकि जो दिल्ली का आप देखते हैं अक्सर लेफ्टिनेंट गवर्नर और केजरीवाल जी के बीच में टशन रहता ही है, तो उसके लिए ये न्यूज़ में रहता है, इसके लिए हमने इसको यहाँ मेंशन किया है, इसके लिए इसको हमने इंपॉर्टेंट माना है। और 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ही जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसको स्टेट असेंबली बनाने की परमिशन दी गई, स्टेट असेंबली का उसको दर्जा दिया गया। बस आप उसको ऐसे रिलेट करके रखिए। अगला है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें कहा गया कि कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इन तीनों लैंग्वेज को
8th शेड्यूल में ऐड करने का जिम्मा किसका था? 8th शेड्यूल में ऐड करने का जिम्मा 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का था। अब ये आपका जान पहचान वाला होगा कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर कौन सा पार्ट ऐड किया गया? पार्ट 9 ऐड किया गया। कौन सा शेड्यूल? 11 ऐड किया गया। अब शेड्यूल 11 में कितने फंक्शनल यूनिट्स हैं? इसमें 29 फंक्शनल यूनिट्स हैं। अब ये ओवरऑल किसके लिए काम करता है? ये ओवरऑल जो है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए ये प्रोविजंस बनाए गए। अब हम आगे देखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये सिमिलर टू 73rd है। ये क्या है? इसमें पार्ट 9A इसने ऐड किया। शेड्यूल कौन सा ऐड किया? शेड्यूल 12 ऐड किया। इसमें कितने फंक्शंस हैं? इसमें 18 फंक्शंस हैं। इसमें कितने फंक्शन थे? इसमें 29 फंक्शंस थे। ठीक है, ये किसको ऐड करता है? ये ऐड करता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को। ठीक है, अब आते हैं हम 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये SC ST को जॉब्स में प्रमोशन की बात करता है। SC ST को जॉब्स में प्रमोशन की बात कौन करता है? 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करता है। अगर आप 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को देखें तो ये क्या बोलता है? इसने 3 अमेंडमेंट्स किए थे। इसने फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट किया, DPSP में भी किया और फंडामेंटल ड्यूटी में भी किया। फंडामेंटल राइट में क्या किया? इन्होंने आर्टिकल 21A ऐड किया। अगर आप पूछेंगे DPSP में क्या किया भाई, तो DPSP में आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया इन्होंने। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या किया? तो इन्होंने 51A नाम का एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया। और तीनों जो थे वो रिलेटेड हैं एजुकेशन से। इतना याद रखना है इसमें। अब आते हैं 91st। ये काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए गए थे इसमें, लेकिन जो ओवरऑल देखें अमेंडमेंट तो वो क्या था? वो क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसमें रिफॉर्म की बात करता था ये। ठीक है, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज है वो क्या है? 15% से कम रखना है। लिमिट ऑफ 15% जो है वो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ही बताया था। इसने ये भी कहा था कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है किसी पे, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ किसी पे लगता है और कोई MP जो है वो या MLA जो है वो निष्कासित हो जाते हैं, तो वो तब तक मिनिस्टर नहीं बन सकते जब तक वो वापस चुन के ना आए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। इन्होंने 1/3 प्रोविज़न जो था कि अगर पार्टी टूट के 1/3 बार टूट जाती है, अलग पार्टी बन जाती है, तो उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, तो उसको इन्होंने डिलीट कर दिया था। अब आगे क्या सब हुआ वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी भी आप देखिए 2/3 प्रोविज़न रहता है, लेकिन फिर भी टूट के अलग पार्टी बन जाती है बड़ी वाली, है ना। तो कहीं ना कहीं लैकुनास हैं, इन्हीं लैकुनास की वजह से अमेंडमेंट्स आते हैं। अब आते हैं 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 92 जो था ये कुछ लैंग्वेज ऐड करता है। कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड करता है? बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। इसको हमने किसके लिए सेलेक्ट किया है? क्योंकि इसमें है मैथिली। इस बार के लिए मैथिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैथिली है, इसके लिए हमने इसको ऐड किया है। आप याद रखेंगे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मैथिली को ऐड किया गया। किसमें? ये सब कहाँ किया गया? ये 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। मतलब इनको 8th शेड्यूल में लैंग्वेज का हिस्सा बनाया गया, शेड्यूल लैंग्वेजेस का हिस्सा बनाया गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को आप किससे रिलेट करेंगे? आप इसको रिलेट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एस्टेब्लिशमेंट जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। अब बताइए कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स कौन है? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया 2014 में, ये सरकार आते ही इन्होंने ये अमेंडमेंट किया था। इसके तहत इन्होंने NJAC लाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल लाया था। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 50 क्या बोलता है? आर्टिकल 50 बोलता है कि देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव वाज कॉन्क्वेरिंग अपॉन द पावर्स ऑफ जुडिशरी टू अपॉइंट इट्स जजेस। तो इसको लेकर इन्होंने NJAC को अल्ट्रा वीरस करार दिया। अब हम बात करेंगे अगला 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ये रिलेटेड था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, किसके साथ हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट? बांग्लादेश के साथ हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि
कोई एरिया हमारा जो था बांग्लादेश में था, बांग्लादेश का कुछ एरिया हमारी टेरिटरी में था, कुछ ऐसा प्लान था जिगजैग करके। तो हमने कुछ एक्सचेंजेस किए थे लैंड्स के। तो हमने देखा था बेरूबार यूनियन केस के टाइम पे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड करार दिया गया था, बेरूबारी जो हमने लैंड दिया था उसको। इसके लिए ये 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा ताकि लैंड बाउंड्री जो है वो सक्सेसफुली हो सके। अब 101वां की बात करें तो इसके अंदर क्या आया, जीएसटी आया। 101th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जीएसटी आया। 102nd के अंदर क्या आया, ये बात करता है एनसीबी की, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको दिया गया, नेशनल कमिटी ऑन बैकवर्ड क्लासेस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस है ये कोर्ट में चैलेंज हुआ था, इसको इन्होंने अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस की बात करता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करता है, और ये कहता है कि 10% जो है वो रिजर्वेशन वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे देंगे, इकोनॉमिक बेसिस पे देंगे। बट दैट हैज़ ऑल्सो बिन केप्ट एज एक्सक्लूजनरी, उन्होंने सारे तबके को कंसिडर नहीं किया है उसमें। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। अब आते हैं 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या कहा कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, किसको, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो दिया जा रहा है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो भी रिजर्वेशंस दी जा रही हैं सीट्स की, उनको 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो इंडियंस को आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था भारतीय पार्लियामेंट में नॉमिनेशन का। अब आप पूछेंगे एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट किसने लाया, तो एक नाम था फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के। इनके एफर्ट्स पे एंग्लो इंडियंस की नॉमिनेशन पार्लियामेंट में स्टार्ट की गई थी, जिसको आर्टिकल 331 और 333 के अंदर संविधान में भी निहित किया गया था, जिसको बाद में 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर निरस्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, इतना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।